गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। और आज की इस वर्चुअल क्लास में हम करेंगे रिवीजन ऑफ चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर नेम इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और क्योंकि एक रिवीजन है, आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन की वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ हम टॉपिक को टच करेंगे। टॉपिक के बारे में सिर्फ और सिर्फ टॉपिक का नाम और उसके बारे में हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन अगर आपको देनी है तो मैं दूंगा, अगर नहीं है आपको ऑलरेडी पता है तो वो थोड़ा जल्दी से उसको स्किप वो करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं अपने रिवीजन की। चैप्टर की रिवीजन जब भी आप करते हो फिजिक्स में तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चैप्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले पार्ट होगा आपका थ्योरी पार्ट, यानी कि वर्डिंग वाला पार्ट। आपको सबसे पहले अपना वर्डिंग वाला पार्ट प्रिपेयर करना है। वर्डिंग वाले पार्ट में आपके पास दो चीजें होंगी, एक होंगी डेफिनेशंस, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, और एक होंगी डेरिवेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि आपने कौन कौन सी डेफिनेशन को यहां पर रिवाइज करना है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे डेफिनेशन से रिलेटेड। अब क्योंकि आपको पता है चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो सबसे पहले डेफिनेशन आपके पास आएगी फोर्स की। सबसे पहले आपको फोर्स की डेफिनेशन को प्रिपेयर करना है। फोर्स की डेफिनेशन आपके पास बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, अगर वन लाइन की बात करें तो आपके पास आती है पुश एंड पुल। लेकिन 9th क्लास के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि फोर्स इज ए एक्सटर्नल एफर्ट विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन थी वो? चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, शेप एंड साइज, चेंज इन डायरेक्शन, लाइक दिस। तो आपने उसको इस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, फोर्स की डेफिनेशन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर आपके पास आ जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। आपके पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। वैसे तो आपने 8th क्लास में बहुत सारी पढ़ी थी, मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, मस्कुलर फोर्स वगैरह, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 कैटेगरी समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। आपने इन डेफिनेशंस को स्टडी करना है, प्रिपेयर करना है। इनसे रिलेटेड आपके पास एक एक एग्जांपल मैंने आपको वीडियो लेक्चर में दिया था। बुक में आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, आपने उन सभी एग्जांपल्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स कौन सी होती है? विच कॉज नो नेट इफेक्ट। बैलेंस फोर्स वो होती हैं जिससे कोई नेट इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, मींस ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट पर रहेगा। लेकिन जो अनबैलेंस फोर्स होती हैं, दे कॉज चेंज। ये क्या करती हैं? ये चेंज कॉज करती हैं। अगर रेस्ट पर होगा तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में होगा तो रेस्ट में आ जाएगा। डायरेक्शन को चेंज करनी है तो डायरेक्शन भी आपके पास चेंज हो जाएगी। आपके पास इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो आपने खुद ब खुद प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास जैसे ही आप फोर्स की डेफिनेशन को खत्म कर दोगे, आपके पास आ जाता है हमारा एक टॉपिक इनर्शिया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड, इनर्शिया। ठीक है, आपने इस इनर्शिया को प्रिपेयर करना है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया अवेलेबल है हमारे पास। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। सबसे पहले इनर्शिया क्या होता है, आपने इसको प्रिपेयर करना है। इनर्शिया क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट रेसिस्ट इन इट्स चेंज ऑफ state. If already in rest, tries to remain at rest. If initially in motion, tries to remain in motion, or oppose change in the direction. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, और यू कैन से मैटर, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन के अंदर, स्टेट के अंदर चेंज को अपोज करता है। ठीक है, तो आपने इस तरह से इनर्शिया के टॉपिक को प्रिपेयर करना है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको समझाया जा चुका है। इसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आपके पास हैं, वो सभी एग्जांपल्स आपने प्रिपेयर करने हैं अपने आप। ठीक है, ओके। इनर्शिया का टॉपिक जैसे ही आपका फिनिश होगा, फिर आपका शुरू हो जाएगा लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉज। थर्ड पॉइंट पर आपने किसको प्रिपेयर करना है? न्यूटन्स के लॉज को प्रिपेयर करना है। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है हमारे पास, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, आपने इनको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट लॉ बिल्कुल इनर्शिया से रिलेटेड ही है। ठीक है, आपने इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड लॉ में आपके पास, फर्स्ट लॉ में आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट होगी, इनर्शिया से रिलेटेड है वो सब कुछ। ठीक है, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं है। उसके बाद आपके पास आता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ आपके पास बहुत अच्छे से डिटेल में है, क्योंकि उसके अंदर आपके पास डेरिवेशन भी है और आपके पास क्या है? न्यूमेरिकल्स भी है।
फॉर्मूला होगा तो ऑब्वियस बात है कि उसके न्यूमेरिकल होंगे। तो सेकंड लॉ को भी अपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। थर्ड लॉ में आपके पास स्टेटमेंट है और वर्डिंग वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, इसे आपने प्रिपेयर करना है। जैसे सेकंड लॉ में आपके पास स्टेटमेंट क्या आ जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो ये स्टेटमेंट है, इसके अकॉर्डिंग ही आपके पास एक डेरिवेशन आ जाएगी F इज इक्वल टू एम ए। आपने इस डेरिवेशन को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, लिख लिख कर देखना है बार बार उसे, और उसके अंदर कुछ गलती ना रह जाए, ये आपने खुद एनालिसिस करनी है। रिवीजन में क्या होता है, बच्चों का खुद का जो एफर्ट होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपने डेरिवेशन करनी है और उस डेरिवेशन को बार बार करके उसमें से जो आपकी गलतियां हो रही हैं वो गलतियां आपने निकालनी है। डेरिवेशन के तीन मेन पार्ट होते हैं, एक होता है डायग्राम, एक होता है उसका कंस्ट्रक्शन पार्ट, यानी कि जो आप उसके बारे में बताना चाहते हैं थ्योरी पार्ट एक तरह से, और एक होता है उसका न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट में हम क्या करते हैं, सिंपल मैथ को यूज करते हुए और स्टेटमेंट्स या फिर फॉर्मूलेस को यूज करते हुए एक रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो ये तीनों ही पार्ट वहां पर होने जरूरी है। डेरिवेशन विदाउट डायग्राम एक नंबर पक्का कट जाएगा आपका, ठीक है। और इस कैलकुलेशन पार्ट को भी आपने बड़े ध्यान से करना है। कुछ बच्चे सीधा लिख देते हैं F इज इक्वल टू एम ए, उसके नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा लिख देते हैं ये चीज, देखो यहाँ पे ध्यान से, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यहां तक पहुंच के फिर सीधा लिख देते हैं F इज इक्वल टू एम, इसके नंबर नहीं मिलने वाले। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कहां से आया, इसके ऊपर जो स्टेप है फिर आपको उसके ऊपर वाले जितने भी स्टेप्स होंगे वो सारे के सारे अच्छे से एक्सप्लेन करने होंगे वहां पर, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ में आपके पास है, इसके न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल इसी से रिलेट करता है, मैं करवाता हूं आपको। थर्ड लॉ की स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। थर्ड लॉ में आपके पास होता है सबसे सिंपल स्टेटमेंट, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स भी आपने अच्छे से पढ़ने हैं, और उसके बाद आपने उससे रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं अपने आप। मैंने आपको एक एक दो एग्जांपल्स का हिंट दे रखा है, उसके बाद आपके पास बुक में जितने भी हैं वो आपने खुद प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। ओके, तो यहां पर हमने थ्योरी पार्ट में पहले पढ़ लिया फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स के लॉ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट टाइप अपने दिमाग में फिट कर सकते हो कि हमने सबसे पहले फोर्स को, अनबैलेंस बैलेंस फोर्स को, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मोशन डायरेक्शन को, फिर न्यूटन्स के लॉज को, ठीक है। इसी के अंदर जो फोर्थ पॉइंट आपका बनेगा, फोर्थ पॉइंट आपके पास बनेगा मोमेंटम। मोमेंटम बहुत ही छोटा टॉपिक है आपके पास, ठीक है। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी। क्या होता है मोमेंटम? मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी। फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन में सीधा ही लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो वो नहीं चलता है। आपने जो डेफिनेशन है प्रॉपर वही लिखनी है। अगर आप ये लिखते हो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, आपको सिर्फ 50% वेटेज मिलेगी, आपको हाफ नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये सारा आपका पास हो चुका है। इसमें मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना भूल गया, बैलेंस फोर्स में। बैलेंस फोर्स में क्या होता है कि नो नेट रिजल्ट होता है, हमने यहाँ पे लिखा था नो नेट रिजल्टेंट या फिर अफेक्ट, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना है कि जो बैलेंस फोर्स होती है दे कैन चेंज, बट दे कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज करो आपके पास एक स्पंज लाइक स्ट्रक्चर है, सपोज करो ये पेन आपके पास एक स्पंज लाइक स्ट्रक्चर में होता, तो मैं दोनों साइड से इससे अगर इक्वल फोर्स लगाता हूं तो ये मूव नहीं करेगा। मूव नहीं करने का मतलब क्या है, अभी भी रेस्ट पर है, बाद में भी रेस्ट पर करेगा। लेकिन अगर ये स्पंजी होता तो ये प्रेस हो जाता। प्रेस होने का मतलब क्या है, इसकी शेप एंड साइज चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास थ्योरी पार्ट में इतना था। अगर इसी के अंदर एक फिफ्थ पार्ट हम जोड़ दें, वो आपके पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें आपके पास क्या है, एक डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को सॉल्व करना है। उस डेरिवेशन के बेस पर ही आपके पास क्या होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। ये मैंने एक एग्जांपल लिया इसके रिलेटेड, तो अभी ठीक है। तो थ्योरी पोर्शन में हमारे पास सिर्फ इतना ही था। 1 मिनट के अंदर दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, 3 लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है, एक आधा इसके ऊपर कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा वो देख लेना। सेकंड में आपके पास डेरिवेशन है इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स। थर्ड के अंदर आपके पास सिर्फ स्टेटमेंट है और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसके अंदर आपके पास क्या है, डेरिवेशन है। और रिजल्ट इसका बहुत ही ज्यादा इजी बट देखने में खतरनाक लगता है, m1u1 m2u2 इज इक्वल टू m1v1 m2v2, ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो थ्योरी पोर्शन में आपके पास सिर्फ इतना ही है।
इसके बाद हम चलते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन में। न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए हमें क्या करना होगा, तीन टाइप के, वैसे तो 2 ही टाइप बनेंगे, लेकिन चलो हम 3 टाइप बना लेते हैं। आपने इसके 3 टाइप के न्यूमेरिकल को स्टडी करना है, जिसमें से एक कैटेगरी बिल्कुल इजी है, पलक झपकते ही हो जाती है, दूसरी कैटेगरी थोड़ी सी मुश्किल है, और तीसरी कैटेगरी सबसे मुश्किल है न्यूमेरिकल वे में। ठीक है, न्यूमेरिकल वे में आपके पास 3 कैटेगरी के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। 3 कैटेगरी क्यों है? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले ही 3 है। फॉर्मूले 3 कैसे हैं? एक है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, एक है फोर्स m इंटू ए, और एक हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इसी की स्पेशल फॉर्म होती है, स्पेशल फॉर्म आपके पास है v इज इक्वल टू माइनस स्मॉल m1 स्मॉल m स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल M। यहां पर आपके पास जो इस v है, कैपिटल V है, इसको हम डिनोट करते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन से। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ये हमारे पास है बुलेट के लिए मास, ये हमारे पास है बुलेट के लिए वेलोसिटी, और ये हमारे पास है मास ऑफ गन, मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट यानी कि बंदूक की गोली वाला, और यहां पर हमारे पास है मास ऑफ बुलेट स्मॉल साइज से। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले इस चैप्टर के लिए हमेशा हमेशा याद होने चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूले में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, लेकिन ये इसको अपने लेवल पे थोड़ा बहुत चेंज कर देता है। मैंने आपको इससे रिलेटेड सिंपल और टिपिकल दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको इसके रिलेटेड करवा रखे हैं, आप उनको जरूर देखना। ठीक है, फर्स्ट में क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी होगा। सपोज करो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कार सपोज करो 1000 kg की है, मूव कर रही है सपोज करो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो क्या होगा, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, जस्ट इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। टिपिकल लेवल का क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, उसको जरूर देखना वहां पर। नेक्स्ट हमारे पास है एक ये और एक कैटेगरी ये। तो फर्स्ट हम जो ये न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है वो F इज इक्वल टू एम से होगा, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो इन दोनों फॉर्मूले से हो सकता है। मैं आपको दोनों फॉर्मूले से करवा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना रहे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास क्या है, पढ़ो ध्यान से अपने आप। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास है, अ मोटर कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brake on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 kg. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको दिया गया हुआ, पहले हम वो देख लेते हैं। A motor car is moving with velocity this. अब ये जो मोटर कार है ना, इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। इसका मतलब क्या है, जो ये वेलोसिटी आपको दी हुई है, ये वेलोसिटी आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर, एंड इट टेक 4 सेकंड टू स्टॉप, और ये 4 सेकंड में, यानी कि टाइम हमारे पास है 4 सेकंड, और स्टॉप हो जाती है। स्टॉप होने का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, फाइनल वेलोसिटी बिकम 0। स्टॉप होने का मतलब क्या होता है, जब भी एक कार स्टॉप होती है इसका मतलब क्या है, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। और जब भी एक कार या कोई भी व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इन दोनों ही पॉइंट्स को आपने बड़े ध्यान से याद रखना है। तो v वैल्यू आपके पास 0 है। कैलकुलेट द फोर्स, हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है, गिवन दैट जो टोटल मास ऑफ द बस है, टोटल मास ऑफ द कार है इंक्लूडिंग पैसेंजर, वो हमारे पास है 1000 kg। तो हमें सिर्फ और सिर्फ फोर्स की वैल्यू निकालनी है। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है F इज इक्वल टू एम ए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें M दिया हुआ है डायरेक्ट, लेकिन A डायरेक्ट हमें नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमें A को निकालना पड़ेगा। तो A को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है V माइनस यू बाई टी। दूसरे फॉर्मूले भी अवेलेबल है, लेकिन हमें पता है कि सिंपल इस फॉर्मूले से हमारा काम चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गिवन पार्ट, उसके बाद फॉर्मूला पार्ट, थर्ड पार्ट पे क्या आता है, कैलकुलेशन। लेकिन कैलकुलेशन करने से पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास सभी क्वांटिटीज एसआई में हैं या नहीं है। तो यहां पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो क्वांटिटी दी हुई है ये हमारे पास एसआई में है या नहीं। तो टाइम 4 सेकंड एसआई में दिया हुआ है, मास एसआई में दिया हुआ है, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो ये हमारे पास एसआई में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
इसे SI में चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग 5/18। 5/18 से मल्टीप्लाई करके हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। 108 डिवाइडेड बाय 18 कितना होगा? ओवरऑल आपके पास कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकंड आपके पास आ गया। तो ए v की वैल्यू 0 माइनस 30 डिवाइडेड बाय टाइम 4 सेकेंड। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -30/4। इसको हम सोल्व अभी नहीं करते क्योंकि हमें इसका सेपरेट आंसर एक्सेलरेशन में नहीं देना है, हम सीधा इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ की जो a की वैल्यू है वो हमारे पास आई है -30/4। अब ध्यान से देखो, जो मैंने यहाँ पर इसे सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें इसका आंसर नहीं निकालना, एक आंसर नहीं निकालना, इसलिए मैंने इसको डेसिमल में सॉल्व नहीं किया। लेकिन जिस पार्ट को आपका आंसर निकालना होता है उसे आपको डेसिमल में सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं सीधा माइनस में इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा इस फॉर्मूले में। F इज इक्वल टू एम एम का 1000, a की वैल्यू -30/4, इसे यहाँ पे कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -7500 न्यूटन। तो इतनी फोर्स लगा रहा है ब्रेक कार के ऊपर, कार को रोकने के लिए। यहां पर आप एक बात को चेक कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पे आंसर नेगेटिव आया है। तो क्या हमारा आंसर नेगेटिव आना चाहिए? तो हाँ आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या मिला है? पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, अब वेलोसिटी कम है। इसका मतलब क्या हुआ है? एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ है, यानी कि जो a की वैल्यू है वो माइनस में आनी चाहिए। इसीलिए हमारे पास f की वैल्यू भी क्या आई है? माइनस में आई है। माइनस में क्यों आई है? क्योंकि जो ब्रेक ने फोर्स लगाई है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाई है टू द मोशन ऑफ द कार। कार कैसे जा रही थी? सपोज करो आपके पास एक कार है, ये कार आपकी है, तो ये जा रही है सपोज करो इस तरह से राइट साइड पे। तो जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक क्या काम करता है? ब्रेक कार को रोकता है। रोकेगा कैसे? जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है बिकॉज फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। इसीलिए फोर्स अप्लाइड बाय ब्रेक कैसी आएगी? नेगेटिव साइन आएगी। तो यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपको याद करा दूं, समझा दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि a की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। वो अपने माइंड में क्या सोच लेते हैं कि a की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, और वो फिर क्या करते हैं? इस पूरे क्वेश्चन को काट देते हैं। और कैसे करते हैं? 30 - 0 डिवाइडेड बाय 4, 30/4, क्योंकि उनको लगता है कि आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। यहां पर जो गलती आपसे होगी वो बहुत ज्यादा बड़ी गलती आपसे नहीं होगी। गलती जो आपसे होगी वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव की होगी। पॉजिटिव नेगेटिव गलती आपको लगता है कि छोटी गलती है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ी गलती होती है। इसको समझने के लिए कैसे करेंगे? सपोज करो पॉजिटिव का मतलब होता है कि मैंने पैसे देने हैं, मुझे पैसे आने हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या है? सपोज करो मुझे पैसे आने हैं। और नेगेटिव का मतलब क्या है? सपोज करो मुझे पैसे देने हैं। तो अगर आपके पास पॉजिटिव 1 लाख है, इसका मतलब क्या है? आपके लिए खुशी की बात है क्योंकि 1 लाख रुपए आने वाले हैं। लेकिन अगर नेगेटिव 1 लाख है तो इसका मतलब क्या है? कि वो 1 लाख रुपए आपके पास से जाने वाले हैं। तो सोचने का विषय हो गया ना, 1 लाख आना और 1 लाख जाना, डबल आसमान जमीन आसमान का फर्क हो गया ना इसके अंदर। तो उसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव में बहुत बड़ा फर्क होता है, इसको आपने समझना है ध्यान से। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस रिवीजन लेक्चर। स्टेटमेंट आप पढ़ो ध्यान से। अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 180 kg। तो यहां पर कुछ बच्चे ये दिमाग लगाने लग गए होंगे कि इतनी बड़ी गन और इतनी बड़ी बुलेट है, 200 ग्राम की बुलेट तो छोटी छोटी होती है। तो बेटे आपने इस चीज में नहीं जाना कि बुलेट का मास आपको क्या दे रखा है, गन का मास आपको क्या दे रखा है, सिर्फ आपने कंसेप्ट को फॉलो करना है। तो कंसेप्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास है एक बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम, यानी कि मास ऑफ बुलेट इज 200 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.00200 केजी, क्योंकि हमें पता है हमें अपना क्वेश्चन SI में निकालना है। फायर्ड विद ए गन ऑफ मास दिस, मास ऑफ गन। यहां पर हम एक छोटी सी बात और नोट कर लेते हैं, जो मास ऑफ बुलेट होगा वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाएगा और जो मास ऑफ गन होगा वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाएगा। 180 kg क्यों किया जाएगा? क्योंकि गन का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू मास ऑफ बुलेट, और इसलिए हम उसको कैपिटल में शो कर लेते हैं। उसके बाद
विद ए वेलोसिटी ऑफ दिस 500 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी आपको दी हुई है ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट दी हुई है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपके पास कितनी आ गई? स्मॉल वी 500 मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछी क्या गई है? आपसे पूछी गई है व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन? कैपिटल वी क्वेश्चन मार्क, हमें ये निकालना है। यहां पर मैं आपको छोटी सी बात और क्लियर करना चाहता हूं। वो बात ये क्लियर करना चाहता हूं कि देखो यहां पर तो वेलोसिटी वर्ड यूज कर रहा है, यहां पर ये स्पीड वर्ड यूज कर रहा है, तो आखिर है क्या? तो बच्चों इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। हम स्पीड और वेलोसिटी को इक्विवेलेंट यूज करते हैं। हम स्पीड और वेलोसिटी को इक्विवेलेंट यूज करते हैं इन केस ऑफ यूनी डायरेक्शन मोशन। इन केस ऑफ यूनी डायरेक्शन मोशन। यूनी डायरेक्शन मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इस केस में स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी हो जाती है। आपके पास एक क्वेश्चन भी है फर्स्ट चैप्टर में, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से आपके पास क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या है? वहां पर आप बताते हो कि अगर ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस केस में स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू इक्वल होती है। और जब वैल्यू इक्वल होती है तो हम उसे इक्वल पुट कर सकते हैं। तो आपने यहां पर वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। रिकॉइल स्पीड ऑफ गन का मतलब रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन ही फाइंड आउट करना है। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का मतलब रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन ही फाइंड आउट करनी है आपको। तो अब यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू माइनस एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। तो माइनस स्मॉल m की वैल्यू है 0.200, वेलोसिटी 500, मास ऑफ गन 180। तो इस पॉइंट को यहां से हटाएंगे, 1000 आ जाएगा नीचे, सारी जीरो को काट देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, फिर इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। आपके पास ओवरऑल क्या बच गया? 10 डिवाइडेड बाय 18 मीन्स 5/9। 5/9 को सोल्व करोगे तो माइनस 0.55 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलता रहेगा इस तरह से। अब यहां पर माइनस का साइन आया है, वो आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि बुलेट आपके पास, सपोज पर आपके पास एक गन है, तो बुलेट कहां जाती है? बुलेट जाती है फॉरवर्ड, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। लेकिन जो गन होती है वो कहां जाती है? वो तो बैकवर्ड जाती है, बैकवर्ड मींस लेफ्ट साइड, इसीलिए नेगेटिव साइन आता है। ओके, आप इस क्वेश्चन को इसी तरह से करना, आपसे गलती नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये वाला फॉर्मूला हमें याद नहीं करना, हमें तो जो एक जर्नल फॉर्मूला दिया हुआ है हम तो उसी से करेंगे। जर्नल फॉर्मूला आपको क्या दिया हुआ है? m1u1 m2 u2। देखो यहां से कुछ बच्चे कहते हैं हम तो इसी फॉर्मूले से करेंगे, हमें दूसरा फॉर्मूला याद नहीं रखना। तो यहां से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में आपको ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी कि यहां पर बिफोर फायर u10 u20, क्योंकि ना तो बुलेट बाहर निकली हुई है ना ही गन रिकॉइल करेगी। इसका मतलब u1 u2 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा। ये कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा? 0। दिस पार्ट कंप्लीट 0 मींस ये किसके इक्वल आ गया? m1 v1 m2 v2। अब आपकी मर्जी है कि आप इस पार्ट को बुलेट के लिए डिफाइन कर दो और इस पार्ट को गन के लिए डिफाइन कर दो। तो हमें क्या करनी है? रिकॉइल वेलोसिटी गन निकालनी है, यानी कि v2 की वैल्यू निकालनी है। तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? v2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 v1 डिवाइडेड बाय m2। हमारा फॉर्मूला इस फॉर्मूले में चेंज हो जाता है। फिर से आप वैल्यू रखोगे वही सेम, माइनस मास ऑफ गन, देखो मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट की फिर वैल्यू आपको यहाँ पर m1 m2 रखनी पड़ेगी। तो यहां पर फिर से वही आएगा आपका ओवरऑल सोल्व करके 0.55 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी मर्जी है इस फॉर्मूले से करना है, इस फॉर्मूले से कर लो। जो मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है इस फॉर्मूले से करना है, इस फॉर्मूले से कर लो। इस फॉर्मूले से आप 100% सही करोगे, इस फॉर्मूले से आप पक्का गलती करोगे। मींस 90% से ज्यादा बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही करेंगे, वो दोनों फॉर्मूले सही करेंगे। लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ आर्गुमेंट करते हैं कि मैं तो ऐसे करूंगा, वो बच्चे ये क्वेश्चन गलत करेंगे पक्का। तो यहां पर हमने थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही पार्ट को
टच कर लिया है। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में नहीं गए, जा भी नहीं सकते क्योंकि रिवीजन लेक्चर है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन हमने इतना जरूर कर लिया है कि अगर आपने आज का वीडियो लेक्चर देखा है तो उसके बाद आपको प्रिपरेशन करने में थोड़ी सी हेल्प या बहुत सारी हेल्प आपको जरूर होगी। वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से अपनी रिवीजन या फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी हुई है। जिस बच्चे ने रेगुलर रखी हुई है उसको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा, कभी देख लिया 5 मिनट का 10 मिनट का, उसके बाद बंद कर दिया, फिर गाने चलाने लग गए, गाना सुनने लग गए, कोई गेम खेलने लग गए, ठीक है, उनको होगी दिक्कत। तो आप लोगों के लिए मेन एग्जाम्स हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, उनके लिए प्रिपरेशन अगर आप अभी से भी करते हो तब भी आपका अच्छा खासा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो इसी विश के साथ, इसी सोच के साथ, इसी होप के साथ इस वीडियो लेक्चर को फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।